कहाँ हो तुम? चैप्टर 30। दूसरी तरफ राजस्थान में पूरा दिन हंसी मजाक और मस्ती में ही निकल गया। सबने साथ में डिनर किया और फिर अपने अपने रूम्स में चले गए। वो आदमी भी धीरे से एक रूम में आया। अंदर आते ही उसकी नजर उस लड़की और छोटी बच्ची पर पड़ी जो एक दूसरे से लिपट कर सुकून से सो रही थी। ये देखकर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बड़े प्यार से दोनों को ब्लैंकेट ओढ़िया और कुछ पाल उन्हें देखता रहा। फिर धीरे से रूम से बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया, उसकी नजर परेशानी में इधर-उधर चलती हुई उस औरत पर पड़ी। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? औरत ने टेंशन भरी आवाज में कहा, आप उससे कैसे बात करेंगे? क्या वो मान जाएगी? अगर वो नहीं मानी तो हमारी वजह से उसे और तकलीफ होगी। उसकी बात सुनकर वो आदमी धीरे से मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर बोला, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा मत सोचो। लेकिन औरत ने तुरंत कहा, नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये कहकर दोनों उस रूम की तरफ बढ़ गए। कुछ देर बाद दोनों रूम के बाहर खड़े होकर डोर नॉक करने लगे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने दोबारा नॉक किया, फिर भी खामोशी छाई रही। आखिर में औरत ने धीरे से दूर खोला। रूम खाली था। ये देखकर दोनों एक दूसरे को देखने लगे और अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर आए, उनकी नजर बालकनी की तरफ गई। वहां वो लड़की खामोशी से खादे चांद को देख रही थी। हल्की हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। दोनों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी उस आदमी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। अपने सर पर किसी का स्पर्श महसूस होते ही वो लड़की पीछे मुड़कर देखने लगी। जैसे ही उसने उन दोनों को देखा, वो हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, आप लोग यहाँ? उस आदमी ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर वो चुपचाप उन्हें देखने लगी। तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर उस चेयर पर बिठाया और खुद उसके पास बैठ गया। फिर वो धीरे धीरे उससे बात करने लगा। जैसे जैसे वो आदमी बात करता गया, उस लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते गए। उसकी आंखों में उलझन भी थी और दर्द भी। काफी देर बाद उस आदमी ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी बात सुनो बच्चा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम एक बार मेरी बात के बारे में जरूर सोचना। इतना कहकर उसने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और बाहर की तरफ बढ़ गया। वो औरत भी जाते जाते उसके सर पर हाथ फेरकर उस आदमी के पीछे बाहर चली गई। बाहर आते हाय उस आदमी ने धीरे से कहा, हम कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे, श्रुति को बाद में बता देना। इतना कहकर दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वो लड़की भी बालकनी से बाहर आई और दूसरे रूम की तरफ चली गई। अंदर वो लड़की और छोटी बच्ची आराम से सो रहे थे। वो उन दोनों के पास बैठकर काफी देर तक उन्हें देखती रही। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी बड़े फैसले के बारे में सोच रही हो। कुछ देर बाद वो चुपचाप उठी और धीरे से अपने रूम की तरफ चली गई। चैप्टर 31। रिधान की गाड़ी 30 मंजिला बिल्डिंग के पास रुक गई। उसमें से रिधान बाहर निकला ही था, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। जैसे ही उसकी नज़र नोटिफिकेशन पार पड़ी, वो तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। यहाँ हरजीत की गाड़ी एक बंगला के सामने रुकी। वो गाड़ी से उतारकर अंदर की तरफ बढ़ गया। वो बंगला बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा था। जैसे ही वो बंगला के अंदर आया, उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो बेहोश थी।
ये देखकर हरजीत ने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया। बॉडीगार्ड उसका इशारा समझकर एक बकेट में ठंडा पानी लेकर आया और लड़की पर डाल दिया। जैसे ही पानी उस लड़की पर पड़ा, वो एक झटके में उठकर जोर जोर से खांसने लगी। तभी उसकी नजर सामने खड़े हरजीत पर पड़ी। जैसे ही उसने हरजीत को देखा, वो डर गई, लेकिन कुछ सोचकर उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। तभी हरजीत ने पूछा, किसने कहने पर किया ये सब? लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोली। ये देखकर हरजीत ने गान निकालकर लड़की की तरफ पॉइंट कर दिया। इतने में वहां रिधान आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर लड़की के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ये देखकर रिधान ने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और हरजीत को बाहर ले गया। जैसे ही वो बाहर आया, हरजीत ने रिधान का हाथ झटक दिया और फिर से अंदर जाने लगा। तभी रिधान ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। ये देखकर हरजीत गुस्से से उसको देखने लगा। तभी रिधान ने कहा, अगर वो मर गई तो हमें कैसे पता चलेगा? हरजीत ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं, उसको मैं खुद ढूंढ लूंगा। ये कहकर वो फिर से अंदर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन रिधान ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार हरजीत ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और गाड़ी लेकर वहां से चला गया। रिधान भी उसके पीछे चला गया। थोड़ी देर बाद हरजीत ने एक जगह पर गाड़ी रोक दी और गाड़ी से बाहर निकल गया। तभी रिधान की गाड़ी भी वहां आकर रुक गई। रिधान कुछ देर तक गाड़ी के अंदर बैठकर उसे देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर रिधान ने पूछा, इस तरह खाए को देखते रहने से कुछ नहीं होगा। उसको क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? क्या तुझे लगता है कि उस दिन वो लड़की वही थी? ये सुनते ही हरजीत की मुट्ठी भींच गई। वो गुस्से से बोला, मैंने कहा ना, वो नहीं है, वो जिंदा है। ये सुनते ही रिधान गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर बोला, फिर क्यों उसको नहीं ढूंढ रहे हो? आखिर कितने दिन तक खुद को सजा दोगे? तुम्हें क्या हो गया है? मुझे सच बताओ, अगर वो लड़की तुझे नहीं चाहिए तो ये सब क्यों कर रहे हो? जो उसके मम्मी पापा को मारा, उसको सजा दे रहे हो। वो ना मिलने के बाद 3 महीने तक उसको क्यों ढूंढते रहे? मुंबई में हमारा सारा काम छोड़कर तुम पागल की तरह क्यों यहाँ रहे हो? इतना बिजनेस का काम क्यों कर रहे हो? वो रूम में ऐसा क्या है, एक हफ्ते भी बिना तुम उस रूम से दूर नहीं रह पा रहे हो? तुम उस रूम में रात भर क्या करते हो? बताओ मुझे, आज सब कुछ ना है। ये सब सुनने के बाद भी हरजीत ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना कॉलर छुड़ाकर गाड़ी लेकर चला गया। तभी वहां कुमार एक गाड़ी लेकर आया और रिधान गुस्से में उसमें बैठ गया। वो दोनों भी वहां से निकल गए। कुमार ने एक नजर रिधान को देखकर कहा, सर, आप बॉस को इंडिया से बाहर क्यों भेजना चाहते हैं? आपको पता है, लंदन में वो 7 दिनों में एक रात भी नहीं सोया है। ये सब सुनकर रिधान को और गुस्सा आया। उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। चैप्टर 32। रिधान कार आकर फार्म हाउस की बाहर रुकी। जैसे ही गाड़ी रुकी, एक बॉडीगार्ड जल्दी से दूर ओपन किया। गाड़ी से रिधान बाहर उतरा। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा था। वो बिना किसी की तरफ देखे सीधा अंदर की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में वो एक रूम के सामने रुक गया और दूर को जोर से नॉक किया। दूर खुला। सामने का मंजर देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। हरजीत बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा था। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। सामने लैपटॉप पर अभी भी मीटिंग चल रही थी।
ये देखकर रिधान अंदर गया, लेकिन अगले ही पाल उसने खुद को संभल लिया। वो गुस्से से हरजीत को एक नजर देखकर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। रिधान के जाते ही हरजीत ने धीरे से आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड्स बाद वो भी टेरेस पार आया, जहां रिधान चुपचाप खड़ा सामने अंधेरे को देख रहा था। हरजीत उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। धीरे से बोला, सॉरी। ये सुनते ही रिधान ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, लेकिन इस बार हरजीत ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों चुपचाप सामने देखते रहे। कुछ देर बाद हरजीत ने सिगरेट जलाई, एक कश लिया और सिगरेट रिधान की तरफ बढ़ा दी। रिधान ने भी उसके हाथ से सिगरेट लेकर एक कश लिया। हवा में अजीब सी खामोशी थी। थोड़ी देर बाद रिधान ने धीरे से पूछा, ये सब कब तक चलेगा? हरजीत ने आंखें बंद करते हुए कहा, जब तक वो वापस नहीं आ जाती। इतना कहकर वो चुप हो गया। ये सुनते ही रिधान वहां से जाने लगा। तभी पीछे से हरजीत की आवाज आई, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? रिधान कुछ सेकंड्स के लिए रुक गया, फिर बिना मुड़े कहा, इसका जवाब मैं टैब दूंगा जब तुम मेरी आंखों में देखकर पूरा सच कहोगे। इतना कहकर रिधान नीचे चला गया। हरजीत बस उससे जाते हुए देखता रहा। तभी रिधान रुककर फिर से बोला, मैं कल मुंबई जा रहा हूं, मुझे पता है तुम नहीं आओगे। वो एक सेकंड के लिए चुप हुआ, लेकिन मैं वापस आने तक मुझे सारा सच सुनना है। टेरेस पार फिर से वही खामोशी छा गई। चैप्टर 33। जैसे ही रिधान वहां से चला गया, हरजीत भी एक रूम में आया। सामने बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी। हरजीत एक काली कैनवस पर पेंटिंग करने लगा। पेंटिंग करते करते वही सो गया। रात के 4 o'clock बजे जब उसकी आंखें खुली, उसकी नजरें सामने बनी पेंटिंग पार जाकर रुक गई। एक नजर पेंटिंग को देखकर उसने प्यार से उस पर हाथ फिराया और एक टक उस पेंटिंग को देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ दिख रहा था। थोड़ी देर बाद वह रूम से बाहर आकर अपने रूम में चला गया। रूम में आकर सीधा बेड पार आंखें बंद करके लेट गया। अभी उसे 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि वह अचानक आंखें खोलकर उठकर सीधा वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर सीधा लैपटॉप लेकर बैठ गया। तभी उसके रूम का डोर नॉक हुआ। हरजीत ने दूर खोला तो बाहर रिधान हाथ में 2 कप्स कॉफी लेकर खड़ा था। रिधान ने हरजीत की तरफ एक कप बढ़ाया। हरजीत ने कप लेकर वहां लॉन्ज में चला गया। दोनों कॉफी पीते हुए बाहर की तरफ देखने लगे। अभी सुबह के 5 o'clock बजे हुए। तभी हरजीत ने कहा, कब तक आ जाओगी? एक नजर उसको देखकर रिधान ने कहा, इस बार मैं नहीं आऊंगा। बस बहुत हुआ। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूं। वैसे भी तुमको देखकर लगता तो नहीं कि तुम ज्यादा दिन तक इस दुनिया में रहने वाले हो। हरजीत ने कुछ नहीं कहा। तभी रिधान गुस्से से वहां से जाने लगा। अभी हरजीत ने उसको रोककर एक नजर उसको देखा और रेलिंग के पास चला गया। उगते हुए सूरज को देखकर उसने पूछा, अच्छा ठीक है, तुम बताओ मैं क्या करूं? रिधान ने पूछा, मेरे सवालों का जवाब कब मिलेगा? दूसरी तरफ इंदौर एयरपोर्ट पर एक लड़की लाइन से बाहर आकर सिटी को देखने लगी। उसकी आंखों में डर और तकलीफ साफ दिख रही थी। तभी उस लड़की के सर पर किसी ने हाथ रखा। जैसे ही उस लड़की ने उस आदमी को देखा, वह आदमी पलके झपका दिया। लड़की ने फिर से एक नज़र सिटी को देखा और नीचे आ गई। उसके पीछे एक और लड़की बच्ची को गोद में लेकर
एक औरत और एक लड़का लगेज लेकर बाहर आए। जैसे ही वह सब बाहर आए, उनके सामने 4 से 5 गाड़ियां आकर रुक गई। वह आदमी उस लड़की के लिए दूर खोलकर खड़ा हो गया। लड़की भी बिना कुछ बोले चुपचाप अंदर बैठ गई। उसके साथ दूसरी लड़की और बच्ची भी अंदर बैठ गए। वह आदमी और औरत दूसरी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ियां वहां से निकल गई। तभी वहां एक के बाद एक 10 से 15 गाड़ियां आकर रुक गई। अनमेन से हरजीत और रिधान बाहर आए। जैसे ही वह बाहर आए, बॉडीगार्ड्स दोनों को कवर करके एयरपोर्ट के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। तभी हरजीत अचानक एक पाल के लिए रुक गया। एक सेकंड बाद फिर से अंदर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह दोनों अंदर आए, हरजीत एक जेट की तरफ कदम बढ़ाने लगा। तभी रिधान ने कहा, इस बार 1 महीने तक तुम इंडिया नहीं आओगे, वरना याद है ना मैंने क्या कहा था। ये सुनकर हरजीत ने एक पाल के लिए आंखें बंद की, फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। जैसे ही वह जेट में चला गया, रिधान भी दूसरे जेट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वहां से एक साथ 2 जेट्स हवा में उड़ गए। यह गाड़ियां आकर एक बंगले के सामने रुक गई। अनमेन से सभी बाहर आकर अंदर की तरफ बढ़े। जैसे ही वह दोनों लड़कियां और वह बच्ची अंदर कदम रखने वाली थी, तभी उनके कानून में एक आवाज पड़ी, वहीं रुक जाओ।